इस वीडियो में हम देखेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की, कि किस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है आपने, और थीम्स क्या होती हैं, और वर्डप्रेस का डैशबोर्ड को हम एक गो थ्रू करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि किस सेक्शन का, किस ऑप्शन का क्या मकसद होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की। तो आपने अपना सी पैनल ओपन करना है, ठीक है। सी पैनल में आने के बाद सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है ना, वो डोमेन नेम देखनी है, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी एक डोमेन इंक्लूडेड है जिस पे ये ब्लॉग जो है ये चल रहा है, ठीक है। तो हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए एक न्यू डोमेन चाहिए। अब एक मैंने आपको बताना था डोमेन क्या होती है और सब डोमेन क्या होती है। बेसिकली ये तो हमारी जो ये है onlineinfostudio.com, इसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे पहले कुछ भी वर्ड्स एंटर कर दें तो वो एक सब डोमेन बन जाती है। सब डोमेन हमें परचेज़ नहीं करनी पड़ती। मेन डोमेन अगर हम परचेज़ करें तो आप सब डोमेन जितनी चाहें सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेन डोमेन है हमारी ऑनलाइन इन्फो स्टूडियो, अगर मैं इसके साथ कुछ भी बैक पे ऐड करूँगा ना तो एक सब डोमेन बन जाएगी। अब वो मैं बताता हूँ कि आप बनाएंगे किस तरह। आपने सी पैनल में आना है, और सी पैनल में यहाँ पे जो डोमेन का सेक्शन है, आपने यहाँ पे डोमेन्स को क्लिक करना है। डोमेन्स के आने के बाद वो मुझे बता रहा है कि ये डोमेन इस होस्टिंग में, इस सर्वर में इंक्लूडेड है। आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डोमेन को क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने डोमेन नेम लिख देनी है। अब देखें, अगर मैं लिखूँ ऑनलाइन इन्फो स्टूडियो, ठीक है, तो ये डोमेन ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस अकाउंट में, लेकिन मुझे सब डोमेन बनानी है। सब डोमेन के लिए अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABC डॉट कर दूँ तो ये एक सब डोमेन बन जाएगी, यानी कि हमने एक वर्डिंग पहले लगा दिया। अब देखें, अब नॉर्मली जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट किसी सब डोमेन पे नहीं चल रही होती। सब ने जो वेबसाइट क्रिएट की होती है वो मेन डोमेन पे की होती है। अब इसका मकसद क्या होता है सब डोमेन क्रिएट करने का। अब अगर हम सब डोमेन क्रिएट करें तो ये एक तो फ्री है, बन जाती है आपकी। अगर में कोई प्राइमरी डोमेन है, मेन डोमेन है, उसके साथ सब डोमेन जितने चाहें बना सकते हैं। इसका जो मेजर मकसद होता है ना, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई, ये एक वेबसाइट है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो 1 साल या 2 साल बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसका डिज़ाइन चेंज करूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक सब डोमेन बनाऊँगा, ठीक है, और सब डोमेन पे एक न्यू वेबसाइट क्रिएट करना शुरू कर दूँगा नए डिज़ाइन के साथ। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सिंपली जो सब डोमेन वाली वेबसाइट है उसको मैं बैकअप बना के अपनी मेन डोमेन पे शिफ्ट कर दूँगा। इससे होगा क्या कि मैं बैकएंड पे काम भी करता रहूँ, अपनी वेबसाइट का लेआउट भी बनाता रहूँ, और मेरी वेबसाइट डाउन भी नहीं गई, वो लाइव चल रही है। यानी कि 1 मिनट के लिए भी वेबसाइट जो है वो क्लोज़ नहीं गई। बस हम जब न्यू डिज़ाइन जब हमारा बन जाए तो हम सिंपली सब डोमेन से वेबसाइट उठा के मेन डोमेन में शिफ्ट कर देते हैं। तो आप जितनी मर्ज़ी चाहें सब डोमेन बना सकते हैं। अब फॉर इस कोर्स के लिए यहाँ पे एक हम सब डोमेन बनाते हैं, practice.onlineinfostudio, ठीक है। ये एक सब डोमेन क्रिएट कर दिया, और इसी डोमेन पे आप लोग काम कर सकते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने सिंपली लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आप पेजेस बनाएं, पोस्ट बनाएं, या जो भी आप इसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके पास कंप्लीट एक्सेस होगा। आप कंप्लीटली जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इस डोमेन पे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे सब डोमेन लिख दिया, ठीक है। मोस्टली केसेस में ना, जब सी पैनल में हम डोमेन के सेक्शन में गए ना, लेकिन वहाँ पे मोस्टली सी पैनल में देखेंगे आपके सब डोमेन भी लिखा होगा, लेकिन इस केस में नहीं लिखा हुआ, तो इस वजह से हम डोमेन में गए। और यहाँ पे इसको अनचेक कर देना है कि शेयर डॉक्यूमेंट रूट, इसको हमने सेलेक्ट नहीं करना। हम चाहते हैं कि इसका एक अलग से फोल्डर बने। यानी कि अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी मेन डोमेन है ऑनलाइन इन्फो स्टूडियो, उसी फोल्डर में, उसी डायरेक्टरी में भी ये सब डोमेन का फोल्डर बन जाए। तो वो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं। इस वजह से हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसका हमें सेपरेट फ़ोल्डर मिले। ये इसका पाथ बताया हुआ है कि होम डायरेक्टरी के बाद ये एक फ़ोल्डर बन जाएगा। तो सिंपली आपने इस सबमिट को क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये आपको एक फ़ोल्डर बना के देगा। और आपकी देखिए यहाँ पे सब डोमेन जो है वो एडिट हो गई है, और उसने लिखा है कि एनेबल HTTPS, ये प्रोग्रेस में है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे वेरीफाई HTTP रीडायरेक्ट सेटिंग को क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे वो नेम चीप की SSL में ले जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी वेबसाइट एक आ गई practice.onlineinfostudio.com, और ये इसका जो स्टेटस है SSL का वो इन प्रोग्रेस है। यानी कि 15-20 मिनट में ये SSL ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा।
अच्छा, तो इसको सिंक किया है और यहाँ पे देखें ये SSL सर्टिफिकेट इसका एक्टिव हो गया है। अब वापस अगर हम सी पैनल में आए तो अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हमने किस तरह करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने यहाँ पे एक आप सॉफ्टेक्युलस ऐप इंस्टॉलर को भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे वर्डप्रेस आपको शो हो रही होगी, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। हम इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होगा इंस्टॉल नाउ का, आपने इसको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने डोमेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिस जो हमने क्रिएट की थी सब डोमेन practice.onlineinfostudio.com इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर वो HTTPS प्रोटोकॉल चेक करेगा और उसमें यहाँ पे अगर हमारा SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल ना होता तो वो हमें एरर दे देता कि इस डोमेन पे सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशंस चूज़ कर सकते हैं। आप इसको HTTPS www के साथ ही रखें, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि अगर कोई ये www ऐड नहीं करेगा तो आपकी वेबसाइट लोड नहीं होगी। ये ऐड करने से मतलब यानी कि वेबसाइट पे रीडायरेक्ट ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, यानी कि कोई www के साथ लिखेगा तब भी वेबसाइट ओपन होगी, और अगर कोई विदाउट ये www लिखेगा तब भी आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर डायरेक्टरी में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखा हो तो आपने इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ये जो इंस्टॉलेशन है ये मेन फोल्डर में आए। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको यहाँ पे सी पैनल अगर मैं एक नए टैब में ओपन करूँ तो मैं आपको डायरेक्टरी भी दिखाना चाहता हूँ। सी पैनल में हम आएंगे तो यहाँ पे मैंने बताया था जो भी फाइल्स होंगी वेबसाइट की वो सारा कुछ फाइल मैनेजर में आएगा। अब फाइल मैनेजर को हम ओपन करते हैं। अब फाइल मैनेजर में देखें कि यहाँ पे जो है ना एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया practice.onlineinfostudio का। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे अभी ये फ़ोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, अब हम वापस इधर आते हैं इंस्टॉलेशन पे और यहाँ पे मैं डोमेन नेम सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे साइट का नाम दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस और यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन भी देनी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन इन्फो स्टूडियो। ठीक है, उसके बाद जो एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड है हम यहाँ पर वो लिखेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं एडमिन। ठीक है, और पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी मैं एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC कैपिटल XYZ स्मॉल .12345। ठीक है, एक 6 भी ऐड कर देते हैं। चले, ये एक पासवर्ड है ABC XYZ.12345। ठीक है, ये पासवर्ड है, इसको मैं अपने पास सेव भी कर लूँगा। और यहाँ पे एडमिन ईमेल आप लिख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जाने देते हैं यहाँ पे, इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। बस मेन चीज़ जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आप कौन से प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लॉगिन अटैम्प्ट का एक प्लगइन को चेक मार्क किया हुआ है, तो हम इसको भी अनचेक कर देंगे। हम चाहते हैं कि हमें कोई प्लगइन इंस्टॉल अभी फ़िलहाल ना हो, हम लोग सिर्फ फ्रेश विदाउट प्लगइन वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, हम इसको भी अनचेक कर देंगे। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में आपने कुछ नहीं चेक करना, कुछ भी आपने यहाँ पे एडिट नहीं करना। बेसिकली यहाँ पे डेटाबेस का नेम आप सेट कर सकते हैं। अगर आपकी होस्टिंग में बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं तो आप यहाँ पे इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप डेटाबेस का कोई नेम यहाँ पे एंटर करें, कोई नेम लिखें। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर इन फ्यूचर अगर आपने कुछ एडिट करना है डेटाबेस में या आपने लॉगिन करना है तो आपको पता होगा कि फ़लाँ डेटाबेस मेरी किस वेबसाइट के साथ अटैच है। अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस हमारी सब डोमेन थी तो मैं यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम है वो प्रैक्टिस लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि डेटाबेस नेम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7, तो मैं यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट हटा देता हूँ तो फिर एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो वैसे आप इसको डेटाबेस का नेम चेंज ना भी करें तो कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद सिंपली आपने इंस्टॉल को क्लिक कर देना है और ये विद इन अ फ्यू सेकेंड आपकी जो वर्डप्रेस है इस सब डोमेन पे इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे इसने इंस्टॉल कर दिया और अगर मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर में इसको रिफ़्रेश करूँ डायरेक्टरी को तो आप देखेंगे कि ये सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई हैं। अब डेटाबेस भी हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन भी ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं कि उसका लेआउट कैसा है। ठीक है, तो ये जब 2024 का थीम है वर्डप्रेस का,
तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने इंस्टॉल कर दिया है। अगर आप अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल लॉगिन करना चाहते हैं तो आपने यूआरएल के साथ /wp admin लिखना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ आपको टेस्ट करवा दूँ कि अगर मैं ये www को रिमूव करता हूँ और वेबसाइट ओपन करता हूँ तो आपकी वेबसाइट जो है वो फिर भी ओपन होगी। तो आपने उस केस में परेशान नहीं होना कि हमने विदाउट www रखना है या फिर विद www के साथ इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे अगर एडमिन पैनल को हम ओपन करना चाहें तो डोमेन के एंड पे आपने लिखना है /wp-admin। तो ये आपने बस लिखना है डोमेन के आगे, तो आप इसके जो है वो एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है कि नहीं, तो आप सिंपली, अब जिस तरह ये वेबसाइट है, ठीक है, तो इसके सिंपली एंड पे wp-admin लिखेंगे। तो अगर एडमिन पैनल ये लॉगिन स्क्रीन ओपन होती है तो इट मीन्स कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और जो हमने क्रेडेंशियल्स लिखे थे वो हम यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ एडमिन, और मैं पासवर्ड यहाँ पे जो हमने रखा था वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको लॉगिन करेंगे तो ये हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएगा जी। तो ये एक डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, ठीक है। यहाँ पे इसको हम सेव भी कर लेते हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड है, इसको हम एक दफ़ा ओवरव्यू करते हैं, लेकिन ये है कि कंप्लीट डिटेल में ईच स्टेप जो है वो भी हम आगे अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये एक डैशबोर्ड, जो आपको होम पेज, आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कुछ इस तरह का शो होता है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पोस्ट के ऑप्शन है, पोस्ट के ऑप्शन में यूजुअली जो ब्लॉग पोस्ट होती है, अगर हम कोई आर्टिकल वगैरह ऐड करना चाहते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एडेड है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। मीडिया में अगर हम जाएँ तो मीडिया में जो भी इमेजेस वीडियोज़ होंगी हमारी वेबसाइट में, वो हम यहाँ पे अपलोड जो भी करेंगे वो यहाँ पे हमारा सेव होता रहेगा। उसके बाद पेजेस में जाएंगे तो पेजेस में आप होम पेज क्रिएट कर सकते हैं, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, डिफरेंट जितने भी वेबसाइट में पेजेस आप बनाएंगे वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो कमेंट के सेक्शन में अगर आपका ब्लॉग आप यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आपकी वेबसाइट पे कमेंट करेगा आपको सारे कमेंट्स यहाँ पे शो होंगे, आप उनको रिप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली जब भी कोई कमेंट करेगा तो ये सेटिंग्स हम बाद में भी कर सकते हैं कि अगर कोई कमेंट करे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाए या फिर एडमिन अप्रूवल के लिए पेंडिंग स्टेटस में चला जाए, ताकि जब एडमिन उसको पढ़े और उसके बाद अप्रूव करे, तो ये सेटिंग भी की जा सकती है। आगे अपीयरेंस में अगर हम देखें तो अपीयरेंस में जो थीम्स यूज़ होती हैं हम यहाँ पे अपलोड करते हैं और थीम यहाँ पे चेंज वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद प्लगइन्स का ऑप्शन है। प्लगइन में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्लगइन का मकसद क्या होता है और अगर कोई प्लगइन हमने ऐड करना हो तो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। बाकी यूज़र्स में देखेंगे तो जितने भी वेबसाइट की, अभी फ़िलहाल एक यूज़र है एडमिन का, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडमिन को एडिट करेंगे तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई न्यू यूज़र ऐड करना चाहते हैं तो न्यू यूज़र आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स हैं, यहाँ पे इन टूल्स को भी हम लोग सारा 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और सेटिंग्स में भी जो ये चीज़ें हैं, जनरल है, राइटिंग है, रीडिंग है, इनको भी हम लोग 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। यहाँ पे जनरल वाली सेटिंग में आप वेबसाइट का टाइटल बदल सकते हैं, टैगलाइन बदल सकते हैं, आइकन ऐड कर सकते हैं और ये यूआरएल आपको बताएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमने जो इस वीडियो में सीखना था वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हमने किस तरह करनी है, और मैंने आपको बताना था कि जो सब डोमेन आप किस तरह क्रिएट करेंगे। सिंपली डोमेन में जाके सब डोमेन क्रिएट हो जाएगी। और थीम और चाइल्ड थीम का बस एक टॉपिक रह गया है। तो थीम्स बेसिकली जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 थीम्स जो हैं, ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम्स यहाँ पर हमें शो कर रहा है। अगर हम कोई नई थीम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू थीम को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ होती है थीम और एक होता है चाइल्ड थीम। अब चाइल्ड थीम बेसिकली जब आप कोई थीम डाउनलोड करते हैं, कोई पेड थीम डाउनलोड करते हैं, तो वो एक तो उसकी थीम फाइल होती है और एक चाइल्ड थीम फाइल होती है। तो चाइल्ड थीम फाइल का बस मकसद ये होता है कि अगर हम कुछ कोड में या फिर कहीं पे थीम में कुछ एडिट करना चाहें तो ये बेटर होता है कि हम चाइल्ड थीम में वो चेंजेस करें। उससे होता है कि हमारी जो मेन थीम है वो इफ़ेक्ट नहीं होती, ठीक है। लेकिन यह है कि आप मेन थीम में भी चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। चाइल्ड थीम का सिर्फ मकसद ये है कि अगर हम कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं कोडिंग साइड पे तो वो हम चाइल्ड थीम में करें, ताकि हमारी जो मेन थीम है वो इफेक्ट ना हो। अगर कोई वेबसाइट में मसला आता है तो सिंपली हम लोग चाइल्ड थीम को डिलीट कर देंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल सही चल रही होगी। तो ये एक ओवरव्यू था वर्डप्रेस का।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लगइन्स की और कौन से प्लगइन्स हम मोस्टली यूज़ करेंगे, और पेज बिल्डर्स की बात करेंगे कि पेज बिल्डर प्लगइन्स कौन से होते हैं।